नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आरबीएससी कक्षा 12 की जो हमने इतिहास की नई बुक शुरू कर रखी है जिसका नाम है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2 और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 2 जिसका नाम है भारत के विकास की यात्रा 1985 से 2004। इस पाठ को हमने कल शुरू किया था, वो वीडियो आपने नहीं देखा, आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। और पहले पाठ जो हमने पढ़ाया था उसका भी नहीं देखा, उसका भी लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी जो एजुकेशन पॉलिसी लगी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत सरकार ने जनवरी 1985 में घोषणा की थी कि एक नई शिक्षा नीति निर्मित की जाएगी। यानी जनवरी 1950 में घोषणा की गई थी कि भारत में एक नई शिक्षा नीति बनाई जाएगी। शिक्षा की मौजूदा हालात का जायजा लिया गया और एक देशव्यापी बहस इस विषय पर हुई, जो सभी सुझाव एवं विचार भी प्राप्त हुए। यानी जो है शिक्षा की जो उस समय के हालात है उनका जायजा लिया गया, उसके बाद देशव्यापी इस जो विषय है इस पर बहस हुई और जो सुझाव और विचार भी प्राप्त हुए, उन पर काफ़ी चिंतन और मनन हुआ। अंततः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा हुई और जो भी सुझाव और विचार थे उन पर चिंतन मनन हुआ और अंत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा हुई। इस नीति में शिक्षा के अर्थ और उसकी भूमिका को प्रतिपादित किया गया। यानी शिक्षा के अर्थ को बताया गया, उसकी भूमिका क्या होती है ये भी बताएगा। तो सबसे पहले देखो शिक्षा का अर्थ और उसकी भूमिका। हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। यानी जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है इसके अंदर जो सबके लिए शिक्षा यानी जो हमारे भौतिक विकास हो चाहे आध्यात्मिक विकास हो, उसकी बुनियाद है। शिक्षा सुसंस्कृत बनने का माध्यम है। यानी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति जो है सुसंस्कृत यानी संस्कारवान बनता है। यह हमारी संवेदनशीलता और दृष्टि को प्रखर करती है। यानी हमारी जो संवेदनशीलता है और जो हमारे सोचने के जो नजरिया है उसको प्रखर करती है, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना भी पनपती है। इससे क्या हमारी राष्ट्रीय एकता की भावना पनपती है। वैज्ञानिक तरीके से अमल की संभावना बढ़ती है। यानी किसी भी चीज़ को हमें साइंटिफिक रूप से सोचते हैं। समझ एवं चिंतन में स्वतंत्रता, यानी हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है या हमारे चिंतन की जो शक्ति है उसमें स्वतंत्रता आती है। साथ ही शिक्षा हमारे संविधान में प्रति समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रसर होने में हमें सहायता करती है। यानी शिक्षा जो है हमारे संविधान में जो समाजवाद दिया गया है या धर्मनिरपेक्षता दी गई है या लोकतंत्र क्या क्या लक्ष्य है, इन सबको प्राप्ति करने में हमारी सहायता करती है। शिक्षा के आधार पर ही अनुसंधान और विकास को संबल मिलता है। यानी शिक्षा के आधार पर जो है नए नए प्रयोग है या विकास है इसको सहारा मिलता है, जो राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की आधारशिलता है। यानी ये अगर होगा तो देश जो है आत्मनिर्भर बनेगा। कुल मिलाकर यह कहना सही होगा कि शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण का अनुपम साधन है। यानी शिक्षा से वर्तमान भी बनता है और भविष्य भी बनता है। आज भारत राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें परंपरागत मूल्यों के ह्रास का खतरा पैदा हो गया। यानी भारत का जो राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि ऐसी हो गई जिससे जो परंपरागत यानी प्राचीन जो मूल्य हैं वो खत्म होने की कगार पर हैं। इसके साथ साथ समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक तथा नैतिक मूल्यों की शरण की दशाएं भी उत्पन्न हो रही है। यानी जो समाजवाद है या धर्मनिरपेक्षता या लोकतंत्र या जो नैतिक मूल्य हैं उनके भी खत्म होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। देहात में रोजमर्रा की सहूलियत के अभाव में पढ़े लिखे युवक गाँव में रहने के लिए तैयार हैं। यानी देहात यानी गाँव में जो है रोज़मर्रा की सहूलियतों के अभाव में, यानी डेली जो मतलब जो सहूलियत या सुविधाएं जो है उनके अभाव में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गाँव में रहना नहीं चाहते। इसलिए गाँव और शहर के फ़र्क को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विविध और व्यापक साधनों की उपलब्ध करानी बड़ी जरूरत है। यानी गाँव और शहरों का जो अंतर है इसको कम करने के लिए गाँव में ही रोजगार और अनेक साधन उपलब्ध कराने की जरूरत है। आने वाले दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर पर और अंकुश लगाना होगा। यानी जो जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है इस पर भी अंकुश लगाना होगा। इस समस्या को हल करने में जो सबसे बड़ा अहम उपाय कारगर साबित हो सकता है वह है महिलाओं का साक्षर और शिक्षित। यानी ये जो समस्या है इसको हल करने में सबसे बड़ा उपाय है वह है महिलाओं को साक्षर और शिक्षित करना। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह भी जरूरी होगा कि वे नए विचारों को सतत सृजन से आत्मसात करें। यानी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको ये भी सोचना चाहिए कि जो विचार हैं उनको वे आत्मसात करें। उन पीढ़ियों में मानवीय मूल्यों और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता प्रतिष्ठित करना। यानी जो आने वाली पीढ़ियों में जो मानवीय मूल्य है या सामाजिक न्याय है उनके प्रति जो प्रतिबद्धता है वो प्रतिष्ठित करना होगी। यह सब अच्छी शिक्षा से संभव है। यानी ये सारी बातें अच्छी शिक्षा संभव है। अतएव नई चुनौती और सामाजिक आवश्यकता का तकाजा है कि सरकार एक नई शिक्षा नीति तैयार करे, उसको क्रियान्वित करे। यानी उस समय की जो आवश्यकता है वो ये थी कि नई शिक्षा नीति बनाई जाए और उसको लागू भी की जाए। अब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल मंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर के हर शिक्षार्थी को बिना किसी जात पात धर्म स्थान या लिंग भेद के लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल मंत्र क्या था कि कोई भी किसी भी प्रकार का बच्चा हो, चाहे उसको एक निश्चित स्तर तक जो है शिक्षा मिले, वो भी बिना किसी भेदभाव के। भारत ने विभिन्न देशों में शांति और आपसी भाईचारे के लिए सदा प्रयत्न किया है। यानी भारत ने जो है अलग अलग देशों में शांति और भाईचारे के लिए प्रयत्न किया गया और वसुधैव कुटुंबकम यानी सारा संसार हमारा परिवार है, इस आदर्श को संजोया है। इस परंपरा के अनुसार शिक्षा व्यवस्था का प्रयास ये होगा कि नई पीढ़ी में विश्वव्यापी दृष्टिकोण सुदृढ़ हो तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व भावना बढ़े। यानी जो नई पीढ़ी है वो भी जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण की भावना के साथ बढ़े। नैतिक मूल्यों के साथ शिक्षा को रोजगार उन्मुख भी बनाना था। यानी नैतिक मूल्यों के साथ साथ क्या है, शिक्षा को इस प्रकार बनाना था कि व्यक्ति जो है वो शिक्षित होने के साथ रोजगार पूर्वक भी शिक्षा हो। आज़ादी के बाद इसकी और कई मजबूत कदम उठाए गए थे। यानी आज़ादी के बाद इसके और कई मजबूत कदम उठाए गए। राज्यों ने अपने यहाँ सरकारी, गैर सरकारी और स्वायत्त शासी शिक्षण संस्थाएं खोली। यानी सरकारी क्या होती है, जिसमें पूरा जो मतलब सिस्टम होता है वो सरकार का होता है। वहाँ पर बच्चों से जो है फीस भी नहीं ली जाती, किताबें मुफ्त दी जाती है, भोजन की सुविधाएं, और अध्यापक होते हैं वो भी मतलब सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और गैर सरकारी यानी प्राइवेट होते हैं, जहाँ पर सब कुछ प्राइवेट होता है। स्वायत्त शासी का मतलब कोई ट्रस्ट जिनको चलाते हैं वो। राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों के बच्चों की अध्ययन संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1961 में सैनिक विद्यालय और 62 में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना श्रृंखला प्रारंभ की। यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके बच्चों के अध्ययन संबंधी आवश्यकताओं के लिए 61 में जो है सैनिक विद्यालय खोले गए और 62 में जो है केंद्रीय विद्यालय जिसे KVS कहते हैं वो प्रारंभ किए गए। वर्ष 1976 का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया। यानी इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। ये एक दूरगामी कदम था। उसमें निहित यह है कि शैक्षिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक दृष्टि से राष्ट्रीय जीवन से जुड़े इस महत्वपूर्ण मामले में केंद्र और राज्य के बीच दायित्व की नई सहभागिता स्थापित हो। यानी पहले जो शिक्षा है वो संघ सूची का विषय था और उसको बाद में क्या है समवर्ती में शामिल किया गया, जिससे उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। शिक्षा नीति 1986 से 96 नागरिकों की योग्यता को राष्ट्रीय विकास में भरपूर उपयोगी बनाया जा सके, इस उद्देश्य से प्रेरित होकर शिक्षा मंत्रालय को व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुए इसका नाम भी परिवर्तित किया गया था। 25 सितंबर 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नया नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD। यानी शिक्षा मंत्रालय का नाम जो मानव संसाधन मंत्रालय है, इसका नाम कब पड़ा था? 25 सितंबर 1985 को। पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था। अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर बल दिया जाएगा। यानी जो भी अनुसूचित जाति है उनके जो शिक्षा विकास पर बल दिया जाएगा, जिससे वह गैर अनुसूचित जाति के लोगों के बराबर आ सके। मतलब जो गैर अनुसूचित जाति हैं उनके बराबर आ सके। स्कूल भवनों और प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों को स्थान चुनते समय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सहूलियत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यानी जो भी स्कूल भवन है या प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है उनको चुनते समय जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं उनकी सुविधाओं का ध्यान दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों हेतु शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के साधनों का उपयोग भी किया जाएगा। अनुसूचित जनजातियों को अन्य लोगों की बराबरी पर लाने के लिए आदिवासी इलाकों में जो है प्राथमिक शालाएं खोलने के काम में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे। बड़ी तादाद में आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। आवासीय विद्यालय का मतलब होता है जहाँ पर बच्चे वहीं पढ़ते हैं और वहीं रहते हैं। आंगनवाड़ियों, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदिवासी बहुल इलाकों में प्राथमिक आधार पर खोले जाएंगे। यानी जो आंगनवाड़ियाँ हैं या अनौपचारिक शिक्षा केंद्र है या प्रौढ़ शिक्षा केंद्र ये आदिवासी बहुल इलाके जहाँ पर आदिवासी बहुत ज़्यादा हैं वहाँ प्राथमिकता आधार पर यानी प्रायोरिटी देकर खोले जाएंगे। पढ़े लिखे प्रतिभाशाली आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देकर अपने क्षेत्र में शिक्षा बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। जो भी पढ़े लिखे प्रतिभाशाली आदिवासी युवक है उनको प्रशिक्षण देकर अपने ही क्षेत्र में यानी वहीं पर शिक्षा बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के प्रत्येक स्तर और आयाम को पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया। यानी ये जो शिक्षा नीति चली थी इसमें शिक्षा के हर स्तर को प्रत्येक स्तर को आयाम पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया था। शिक्षा का पुनर्गठन, पहला पॉइंट है शिशुओं की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा। बच्चों से संबंधित राष्ट्रीय नीति इस बात पर विशेष बल देती है कि बच्चों के विकास पर पर्याप्त विनियोग किया जाए। यानी इसमें जो है बच्चों के जो विकास है उस पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए, विशेषकर ऐसे तबकों पर जिनके बच्चे
बच्चों की पहली पीढ़ी बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त करी, यानी ऐसे तबकों पर ध्यान दीजिए जिनके बच्चों की पहली पीढ़ी जो है बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त करी है। शिशुओं की देखभाल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, यानी जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल और शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। इसे जहाँ भी संभव हो समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा, यानी जहाँ पर मतलब बच्चों को देखभाल भी की जाए और शिक्षा भी दी जाए उसके साथ जोड़ा जाएगा। शिशुओं की देखभाल और शिक्षा के केंद्र पूरी तरह बाल केंद्रित यानी बच्चों पर केंद्रित होंगे। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की ओर सुदृढ़ किया जाएगा, यानी स्कूल को जो है स्वास्थ्य कार्यक्रम की तरफ भी मजबूत किया जाएगा। अगला है बाल केंद्रित दृष्टिकोण। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की पद्धति बाल केंद्रित और गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए। जो प्राथमिक शिक्षा की पद्धति है वो बालक केंद्रित होनी चाहिए और उनकी गतिविधियों पर आधारित होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण न करने की प्रथा जारी रखी जाएगी, यानी बात जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें बच्चों को किसी भी क्लास में फेल न करने की प्रथा जारी रखी जाएगी। बच्चों का मूल्यांकन वर्ष भर में फैला दिया जाएगा, यानी बच्चों का जो मूल्यांकन है वो वर्ष भर में किया जाएगा। शिक्षा की व्यवस्था में से शारीरिक दंड को सर्वथा हटा दिया जाएगा, यानी जो मारना पीटना था उसको हटा दिया जाएगा। विद्यालय में सुविधाएं। प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी, यानी प्राथमिक विद्यालय में जो आवश्यक सुविधाएं उनकी व्यवस्था की जाएगी। इनमें किसी भी मौसम में काम देने लायक कम से कम 2 बड़े कमरे, यानी जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर किसी भी कैसा भी मौसम हो सर्दी गर्मी बरसात वहाँ पर काम देने लायक 2 बड़े कमरे, आवश्यक खिलौने जो भी खिलौने हैं, ब्लैक बोर्ड है, नक्शे हैं, चार्ट हैं और अन्य शिक्षण सामग्री भी शामिल हो। पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए एक क्रमिक अभियान भी शुरू किया जाएगा, यानी उस समय जो है पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा जिसका सांकेतिक नाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये अभियान उस समय चला था। अनौपचारिक शिक्षा। ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ गए हैं या जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ स्कूल नहीं है या जो काम में लग गए हैं और वे लड़कियाँ जो दिन के स्कूल में पूरे समय नहीं जा सकती, इन सब के लिए एक विशाल और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चला जाएगा। यानी ऐसे बच्चे या जो पहले मतलब आते थे स्कूल आते थे बीच में छोड़ के चले, या ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ स्कूल ही नहीं हो, या वो काम में लगे हैं, या वे लड़कियां जो दिन के जिनके जो स्कूल में है उस समय पूरा वो जा नहीं सकती, इसलिए उनके लिए जो एक विशाल और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। नई शिक्षा नीति में स्कूल छोड़ कर जाने वाले बच्चों की समस्या सुलझाने के लिए भी प्राथमिकताएं दी जाएगी। अगला है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की विशिष्ट भूमिकाओं का ज्ञान होने लगता है, यानी माध्यमिक शिक्षा पर जो है अलग अलग सब्जेक्ट का बच्चों को ज्ञान होने लगता है। अच्छे शिक्षा क्रम द्वारा बच्चे में चेतन रूप से कर्मशीलता की और करुणशील सामाजिक संस्कृति जो संस्कार है वो डाले जाएंगे, यानी इसके द्वारा बच्चों में क्या है संस्कार भी डाले जा सकते हैं। शिक्षा के प्रस्तावित पुनर्गठन में व्यवस्थित और सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को दृढ़ता से क्रियान्वित करना बहुत जरूरी है, यानी इस स्तर पर जो माध्यमिक स्तर पर यहाँ पर व्यावसायिक कार्यक्रम भी चलाना आवश्यक था। इससे व्यक्तियों के रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी, यानी जो व्यक्ति है वो पढ़ाई करने के बाद भी अगर पढ़ाई छूट भी जाती है तो अपना हाथ का काम वो कर सकता है, ऐसा उसको बनाया जाए। आजकल कुशल कर्मचारियों की मांग और आपूर्ति में जो असंतुलन है वह समाप्त होगा और ऐसे विद्यार्थियों को एक वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा, यानी आजकल जो है कुशल कर्मचारियों की जो मांग है और आपूर्ति यानी जो उनकी पूर्ति है उसमें से असंतुलन है। अगर विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी तो ये उनके लिए भी एक विकल्प होगा, जो इस समय बिना किसी विशेष रुचि या उद्देश्य के उच्च शिक्षा पढ़ाई किए जाते हैं, यानी जो विद्यार्थी है वो बिना किसी विशेष रुचि या बिना किसी उद्देश्य के उच्च शिक्षा की पढ़ाई किए जाते हैं। नव साक्षर लोगों, प्राथमिक शिक्षा पूरी किए युवाओं, स्कूल छोड़कर जाने वाले और रोजगार में या आंशिक रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए अनौपचारिक, लचीले और आवश्यकता पर आधारित व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाएंगे, यानी जो भी नए साक्षर लोग हैं या प्राथमिक शिक्षा पूरी किए हुए युवा हैं या स्कूल छोड़कर जाने वाले हैं या किसी काम में लगे हैं, उनके लिए जो है अनौपचारिक और लचीले आवश्यकता पर व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस संबंध में महिलाओं पर जो है विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बात के लिए कदम उठाए जाएंगे कि व्यावसायिक शिक्षा पाकर निकले हुए विद्यार्थी में अधिकतर को या तो नौकरी मिले या वो अपना रोजगार कर सके, यानी व्यावसायिक शिक्षा पार करने के लिए या तो विद्यार्थी को कोई नौकरी मिल जाए या वो अपना खुद का धंधा कर सके। उच्च शिक्षा से लोगों को इस बात का अवसर मिलता है कि वे मानव जाति की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में आई समस्याओं पर विचार कर सके, यानी जो उच्च शिक्षा के लोग हैं
उनको हर प्रकार की मतलब जानकारी मतलब देते हैं, जैसे मतलब मानव की क्या क्या सामाजिक समस्याएं, क्या आर्थिक समस्याएं, क्या सांस्कृतिक समस्याएं, क्या नैतिक समस्याएं, क्या आध्यात्मिक समस्याएं, उन सब पर विचार करने के लिए उसे समय मिलता है। राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा का नियोजन उच्च शिक्षा संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए शिक्षा परिषदें बनाई जाएगी। यानी जो राज्य स्तर पर जो उच्च शिक्षा का नियोजन करने के लिए शिक्षा परिषदें बनाई जाएगी। शिक्षण विधियों का बदलने के प्रयास किए जाएंगे, यानी जो भी टीचिंग मेथड है उनको बदलने के प्रयास किए जाएंगे। दृश्य सर्वे साधनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ होगा, यानी दृश्य सर्वे साधन है और इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उनका प्रयोग प्रारंभ होगा। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी शिक्षा क्रम और शिक्षण सामग्री के विकास पर अनुसंधान एवं अध्यापक प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा। यानी जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी है उसके जो पाठ्य सामग्री है उसके विकास पर, प्रयोगों पर, और जो अध्यापक हैं उनको भी प्रशिक्षण यानी उनको भी ट्रेन किया जाएगा। विश्वविद्यालय में अनुसंधान के लिए अधिक सहायता दी जाएगी, यानी जो यूनिवर्सिटीज है उनके प्रयोग के लिए अधिक मतलब सहायता दी जाएगी और उसकी उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए भी ये कदम उठाए जाएंगे। तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, तकनीकी और प्रबंध शिक्षा का पुनर्गठन करते समय नई शताब्दी के आरंभ में जिस प्रकार परिस्थिति की संभावना उसे ध्यान में रखें, यानी जो टेक्नोलॉजी की शिक्षा है वो किस प्रकार बढ़े इसका भी ध्यान रखा जाएगा। वर्तमान तथा उभरती प्रौद्योगिकी दोनों में सतत शिक्षा को प्रोत्साहन दें, यानी वो आधुनिक टेक्नोलॉजी है या आने वाली टेक्नोलॉजी दोनों को एक साथ प्रोत्साहन दिया जाएगा। संगणक साक्षरता यानी कंप्यूटर लिटरेसी के कार्यक्रम स्कूल स्तर से बड़े पैमाने पर आयोजित किए, यानी स्कूलों से लेकर बड़े पैमाने पर जो है कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा यानी जो व्यावसायिक शिक्षा है, शिक्षक प्रौद्योगिकी है, यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, पाठ्यक्रम विकास आदि के लिए अनेक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इस मांग को पूरा करने के लिए कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। तकनीकी और प्रबंध शिक्षा को कारगर बनाने के लिए शिक्षकों की बहुमुखी भूमिकाएं निभानी होगी। यथा शिक्षण अनुसंधान है, शिक्षण सामग्री तैयार करना है, संस्था के प्रबंधन में हाथ बंटाना आदि। संस्थाओं और व्यक्तियों को उत्कृष्ट कार्यों की मान्यता भी दी जाएगी और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। अगला है नवाचार, शोध और विकास। क्या क्या नवाचार किए जाएंगे? सभी उच्च तकनीकी संस्थाएं शोध कार्य में पूरी तत्परता से जुट जाएगी, यानी जो भी तकनीकी संस्थाएं हैं वो जो भी खोज का जो कार्य है या जो इन्वेंशन का कार्य है उसमें जुट जाएगी। विकास के लिए शोध कार्य, यानी जो शोध कार्य है मौजूदा प्रौद्योगिकी में जो टेक्नोलॉजी में सुधार करना है, नई देश प्रौद्योगिकी जो है बनानी है तथा उत्पादन और उत्पादकता की जो जरूरतों को पूरा करने में सम्मिलित होगा। नए आविष्कारों का अनुमान लगाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था भी इसके लिए की जाएगी। प्रबंध कार्यकलाप और परिवर्तन, व्यावसायिक संघों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो व्यावसायिक संघ बने उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें इस योग्य बनाया जाएगा कि वे तकनीकी और प्रबंध शिक्षा की प्रगति में अपनी भूमिका निभा सकें, यानी वह उनको इस योग्य बनाया जाएगा कि वे तकनीकी और जो प्रबंध शिक्षा है इसमें भूमिका निभा सके। शिक्षा मानकों को बनाए रखने और अनेक माकूल कारणों को ध्यान रखते हुए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का व्यापारीकरण जो है मतलब इनका जो व्यापारीकरण हो रहा है उसको रोका जाएगा। खुला विश्वविद्यालय और दूरस्थ अध्ययन, उच्च शिक्षा हेतु अधिक अवसर देने और शिक्षा को जनतांत्रिक बनाने की दृष्टि से खुले विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी की प्रणाली जो है शुरू की गई है। इन उद्देश्यों के लिए सन 1985 में स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय यानी इग्नू को जो है मजबूत किया जाएगा। उपाधि को नौकरी से अलग, कुछ चुने हुए क्षेत्रों में उपाधि यानी डिग्री को नौकरी से अलग करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। उपाधि को नौकरी से अलग करने के लिए कुछ सेवाएं शुरू की जाएगी जिसमें विश्वविद्यालय की उपाधि का महत्व सब कुछ न हो बल्कि विशेषज्ञता को तरजीह मिलेगी, यानी ये नहीं कि डिग्री सब कुछ हो मतलब बल्कि जो एक्सपर्ट्स है उसको तरजीह मिले। शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, देश ने शिक्षा व्यवस्था में असीम विश्वास रखा है। लोगों का यह अधिकार है कि वे इस व्यवस्था को ठोस परिणामों की आशा करें, यानी देश ने जो है शिक्षा व्यवस्था में अपना विश्वास बनाए रखा है, इसलिए लोगों का भी ये अधिकार है कि वे इस व्यवस्था के मजबूत परिणामों की आशा करें। सबसे पहला काम तो इस तंत्र को सक्रिय बनाना यानी इसको एक्टिव करना है। शिक्षा संस्थाओं तथा अध्यापकों को अधिक सुविधा दी जाए, यानी जो भी स्कूल्स है वो टीचर है उनको ज़्यादा सुविधाएं दी जाए। साथ ही अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित हो, यानी अगर कोई काम नहीं होता है तो अध्यापक जवाबदेही भी रखे। विद्यार्थियों के सही आचरण पर बल दिया जाए, यानी जो विद्यार्थी है वो सही आचरण करे। शिक्षा संस्थाओं की जो कार्यों की जो मूल्यांकन की पद्धति है उनका भी सृजन हो। शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना, आधुनिक तकनीकी की धुन में ये नहीं होना चाहिए कि नई पीढ़ी भारतीय इतिहास और संस्कृति मूल्यों से कट जाए, यानी ये नहीं कि नई टेक्नोलॉजी के समय जो प्राचीन संस्कृति है और इतिहास उसको भूला जाए। अतः शिक्षा की पाठ्यचर्या यानी कैरिकुलम और प्रक्रिया प्रोसेस को सांस्कृतिक विषय वस्तु के समावेश द्वारा अधिक रूप में समझ गया, यानी जो भी नई पाठ्यचर्या हो या प्रोसेस हो उनमें जो सांस्कृतिक विषय वस्तु है उसको शामिल किया जाए। सांस्कृतिक परंपरा को कायम रखने
और आगे बढ़ाने के लिए परंपरागत तरीकों से पढ़ाने वाले गुरुओं और उस्तादों की सहायता की जाएगी। यानी जो भी सांस्कृतिक परंपरा को कायम करने के लिए जो अपनी प्राचीन तकनीक से जो भी अध्यापक को पढ़ा रहे हैं उनकी भी सहायता की जाएगी। मूल्यों की शिक्षा, शिक्षा क्रम में ऐसे परिवर्तन की जरूरत है जिसमें सामाजिक नैतिक मूल्यों के विकास में शिक्षा का वो एक सशक्त साधन बनना चाहिए। यानी इसमें ऐसा परिवर्तन है कि जो सामाजिक या नैतिक मूल्य है उनमें एक सशक्त साधन बन सके। हमारा समाज सांस्कृतिक रूप से बहु या आयामी है, यानी हमारा समाज जो है सांस्कृतिक रूप से अलग अलग प्रकार का है। इसलिए शिक्षा के द्वारा सार्वजनीन और शाश्वत मूल्यों का विकास होना चाहिए जो हमारे लोगों में एकता के ला जा सके। यानी शिक्षा में ऐसे विकास या ऐसे संस्कार देने चाहिए जो लोगों को एकता की तरफ धकेल सके। पुस्तकें और पुस्तकालय, जन शिक्षा के लिए कम कीमत पर पुस्तकों का उपलब्ध होना जरूरी है। यानी जो भी जन शिक्षा है उसके लिए कम कीमत पर पुस्तकें होनी चाहिए। समाज के सभी वर्गों को आसानी से पुस्तकें उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। यानी जो भी लोग हैं उनको आसानी से पुस्तक उपलब्ध हो इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। प्रत्येक शैक्षिक संस्था में पुस्तकालय सुविधा के लिए प्रावधान किए जाएंगे। यानी हर जो शिक्षण संस्था है उसमें पुस्तकालय होना चाहिए। संचार माध्यम और शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षक प्रौद्योगिकी का प्रयोग उपयोगी जानकारी के लिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, कला एवं संस्कृति पर जागरूकता के लिए और स्थायी मूल्यों के संस्कार उत्पन्न कराने के लिए किया जाएगा। यानी जो टेक्नोलॉजी है शिक्षा की टेक्नोलॉजी उसमें एक तो अध्यापकों का प्रशिक्षण होना चाहिए, शिक्षा की जो गुणवत्ता यानी क्वालिटी है उसमें सुधारने के लिए, कला और संस्कृति प्रति जागरूकता के लिए और जो स्थायी मूल्य संस्कार है उनके लिए किया जाएगा। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा में इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग होगा। यानी चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, दोनों प्रकार की शिक्षा में ये जो टेक्नोलॉजी है इसका प्रयोग किया जाएगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी द्वारा मुख्य रूप से ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण होगा जो प्रासंगिक हो। यानी जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी इसकी द्वारा मुख्य रूप से ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएंगे जो प्रासंगिक हो और संस्कृति रूप से संगत हो, यानी सांस्कृतिक रूप से भी संगत हो। रेडियो और दूरदर्शन के ऐसे कार्यक्रमों को बंद किया जाएगा जो शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधक बन सकते हैं। यानी रेडियो और दूरदर्शन में ऐसे कार्यक्रम जो जिनका मतलब शिक्षा से कोई नाता नहीं है उनको बंद किया जाएगा। बच्चों के लिए उपयोगी फिल्म निर्माण के लिए सक्रिय अभियान चलाएगा। यानी जो बच्चों के काम में आ सके ऐसी फिल्मों के निर्माण के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा और पर्यावरण, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की बहुत ज़रूरत है। यानी जो पर्यावरण है इसके प्रति जो जागरूकता है वो पैदा करने की बहुत ज़रूरत है। यह विषय विद्यालय और कॉलेज शिक्षा का अंग होना चाहिए। यानी जो पर्यावरण विषय है इसको विद्यालय और कॉलेज शिक्षा का अंग होना चाहिए। गणित शिक्षण, गणित शिक्षण को इस प्रकार पुनर्गठित किया जाए कि यह आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपकरणों के साथ जुड़ सके। यानी जो मैथ है उसको इस प्रकार जोड़ा जाए कि यह आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है इसके उपकरणों के साथ जुड़ सके। गणित को एक ऐसा साधन माना जाना चाहिए जो बच्चों को सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और अपनी बात को तर्कसंगत ढंग से प्रकट करने का समर्थ हो सकते हैं। यानी मतलब गणित को ऐसा नहीं कि गणित से भय खाए या मैथ जो है हार्ड है, बल्कि इसको एक ऐसा साधन बनाना चाहिए जिससे बच्चे जो सोच सके, तर्क कर सके, वो अपने तर्क का विश्लेषण कर सके और अपनी बातों को तर्कसंगत ढंग से प्रकट करने में समर्थ हो सके। विज्ञान शिक्षा, विज्ञान शिक्षा को भी मजबूत किया जाएगा ताकि बच्चों में जो जिज्ञासा की भावना है, सृजनात्मकता है, वस्तुगतता है, प्रश्न करने का साहस है, सौंदर्यबोध जैसी योग्यताएं उनकी मूल्यों का विकास हो सके। खेल और शारीरिक शिक्षा, खेल और शारीरिक शिक्षा जो है शिक्षा सीखने की प्रक्रिया के बहुत मजबूत अंग है। शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को शिक्षा व्यवस्था का अंग बनाया जाएगा। इसके तहत खेल के मैदानों और उपकरणों की भी व्यवस्था की जाएगी। यानी जो ग्राउंड है और जो इक्विपमेंट है उनकी व्यवस्था की जाएगी। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की नियुक्ति होगी। यानी जो पीटीआई है उनकी नियुक्ति होगी। शरीर और मन के समेकित विकास के साधन के रूप में जो योगा है या योग शिक्षा इस पर भी बल दिया जाएगा। युवा वर्ग की भूमिका, शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से उनके बाहर भी जो युवा है इनको राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। इस समय राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS और राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC आदि योजनाएं जो है चल रही है, उनमें से किसी एक में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को अनिवार्य होना होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा में भी सुधार, एक अच्छी शैक्षिक नीति के अंग के रूप में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए परीक्षाओं का जो उपयोग है वो आवश्यक है। परीक्षा में इस प्रकार सुधार किया जाएगा जिससे कि मूल्यांकन की एक वैध और विश्वसनीय प्रक्रिया हो सके। यानी जो मूल्यांकन है इसकी वैध और विश्वसनीय प्रक्रिया हो सके, वह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सशक्त माध्यम के रूप में काम सके। यानी परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सीखने में और सिखाने में दोनों में उपयोग हो सके। अंकों के स्थान पर जो है ग्रेड लगाए जाएंगे। शिक्षा में जो रटाई है इस पर जोर हटाना होगा, यानी रटने पर जोर हटाना होगा। शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधियों में सुधार करना होगा। परीक्षाओं के आयोजन में भी सुधार होगा। संस्थागत जो मूल्यांकन की प्रणाली है उसको भी सरल बनाया जाएगा और बाहरी परीक्षाओं की जो प्राचुर्यता है इसको कम किया जाएगा।
शिक्षक कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापक के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता, यानी जो अध्यापक का स्तर है इससे राष्ट्र ऊपर उठ नहीं सकता। सरकार और समाज को ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए जिनसे अध्यापक को निर्माण और सृजन की बढ़ने की प्रेरणा मिल सके, यानी जो अध्यापक है उसके निर्माण और सृजन की बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। अध्यापक को इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वह नए प्रयोग कर सके, यानी जो नए नए प्रयोग है वो कर सके, अध्यापकों की अनुमति होनी चाहिए। संप्रेषण की उपयुक्त विधियां अपने समुदाय के समस्याओं एवं क्षमताओं के अनुरूप उपाय निकाल सके, यानी जो भी अपने अध्यापक वर्ग है इसकी समस्याएं हैं, उनकी क्षमताएं हैं, उनके अनुरूप जो है नई नई जो उपाय वो निकाल सके। अध्यापकों की भर्ती करने की प्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन किया जाए कि उनका चयन उनकी योग्यता के आधार पर व्यक्ति निरपेक्ष रूप से उनके कार्यों के अपेक्षा अनुरूप हो सके, यानी उनकी जो मतलब अध्यापकों की जो भर्ती है उनका चयन इस प्रकार हो, व्यक्ति विशेष नहीं उनके कार्यों के अनुसार उसका चयन हो। शिक्षकों का वेतन और सेवा के शर्तें उनके सामाजिक और व्यावसायिक दायित्व के अनुरूप हो, यानी जो भी टीचरों का वेतन है उनकी सेवाएं हैं वो उनको उनके सामाजिक और व्यावसायिक दोनों के अनुसार समान मिले। अध्यापकों के तैनाती और तबादले में व्यक्ति निरपेक्ष लाने की सिद्धांत निर्देशक सिद्धांत बनाए जाएंगे, यानी जो भी अध्यापकों की तैनाती यानी नियुक्ति करनी या ट्रांसफर करने वो व्यक्ति विशेष की बजाय सिद्धांतों पर होंगे। अध्यापकों की जवाबदेही की मानक तय किए जाएंगे, यानी अध्यापक को जवाबदेही की जो मानक है वो तय किए जाएंगे। अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित और निष्क्रियता को निरुत्साहित किया जाए, यानी अगर अध्यापक अच्छा कार्य करता है तो उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसको मतलब पुरस्कार दिया जाए, और अगर वो गलत कार्य करता है या निष्क्रिय रहता है तो उसको निरुत्साहित भी किया जाए। शैक्षिक कार्यक्रम बनाने के लिए उनकी क्रियान्विति में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी, यानी जो भी शैक्षिक एजुकेशनल प्रोग्राम बनाने हैं उसमें टीचर की भूमिका बनी रहेगी। अध्यापकों की शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यानी अध्यापकों की जो शिक्षा है ये सतत यानी निरंतर प्रक्रिया है। इसके सेवा पूर्व व सेवाकालीन अंशों का अलग नहीं किया जा सकता, यानी ये सेवा पूर्व भी होगी और सेवा के दौरान भी होगी। जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान जिसे डाइट किया जाता है वो स्थापित किए जाएंगे, जिनमें प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के जो कार्यकर्ता हैं उनके प्रशिक्षणों की व्यवस्था होगी। माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेजों का दर्जा बढ़ाया जाएगा ताकि वह राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के जो पूरक के रूप में कार्य कर सके। आगे है शिक्षा का प्रबंध। शिक्षा की जो आयोजना और प्रबंध है वो व्यवस्था की पुनर्गठन को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जो शिक्षा की आयोजना और प्रबंध है इनकी व्यवस्था यानी कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में लोक भागीदारी को प्रधानता देनी होगी, यानी जो लोगों की भागीदारी है उसको प्रधानता देनी होगी। शिक्षा संस्था में स्वायत्ता की भावना उत्पन्न करना, यानी जो खुद की भावना है वो उत्पन्न करना। शिक्षा प्रबंध में अधिकाधिक संख्या में महिलाओं को भी शामिल करना। प्रदत्त उद्देश्य के संबंध में जवाबदेही, यानी जो भी आपको काम दिया गया उसके अंदर आपको जवाबदेही भी होना चाहिए, आदि सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कैब शैक्षिक विकास का पुनरावलोकन करेगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तन को सुनिश्चित करेगा, कार्यान्वयन संबंधित देखरेख निर्णायक भूमिका है वो भी अदा करेगा। भारतीय शिक्षा सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठन करने का प्रयास किया जाएगा। शैक्षिक आयोजकों को, प्रशासकों को, संस्था अध्यक्षों के प्रशिक्षण और विशेष ध्यान भी दिया जाएगा। राज्य स्तर पर जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरफ से राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड भी स्थापित करेगी और जिला स्तर पर जिला शिक्षा बोर्ड की स्थापना भी की जाएगी। अगला पॉइंट है संसाधन। जिस हद तक संभव होगा उन विभिन्न तरीकों से साधन जोड़े जाएंगे। चंदा इकट्ठा करना है, जैसे मतलब किसी कोई साधन जुड़ रहा है, चंदा इकट्ठा करना है, इमारतों का रखरखाव करना है, रोजमर्रा काम में आने वाली जो वस्तुएं उनकी पूर्ति में स्थानीय लोगों की मदद लेना, उच्च शिक्षा स्तर पर फीस बढ़ाना, उपलब्ध साधनों का बेहतर उपयोग करना आदि। शिक्षा को राष्ट्रीय विकास और पुनरुत्थान के लिए पूंजी लगाने का एक अत्यंत आवश्यक क्षेत्र भी माना गया है। शिक्षा पर होने वाला निवेश जो है वो धीरे धीरे बढ़ाया भी जाएगा। समीक्षा, नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में की जाएगी, यानी जो भी कार्यक्रम है उनकी जो पॉइंट है उनकी समीक्षा 5 वर्ष में की जाएगी। भारत में शिक्षा का भावी स्वरूप इतना पेचीदा है कि उसके बारे में स्पष्ट रूप रेखा बना सकना भी संभव नहीं है, यानी भारत में जो शिक्षा का रूप है वो इतना पेचीदा है कि स्पष्ट रेखा बनाना संभव नहीं है। फिर भी इसमें किसी तरह का शक नहीं है कि हम अपने उद्देश्यों को हासिल करने में कामयाब होंगे। इसके बाद जो है छोटा सा पॉइंट और पढ़ लेते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना जो है 1985 में राजीव गांधी द्वारा की गई थी। यह विद्यालय भारत की सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूर्णतः आवासीय, यानी वहीं पर रहना और वहीं पर पढ़ना, सह शिक्षा यानी मतलब शिक्षा सहयोगी है,
और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा ये संचालित है। इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए उत्तम परिवेश उपलब्ध करवाना था। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो जिसमें हमने नई शिक्षा नीति पढ़ ली है। वीडियो थोड़ा लंबा बन गए हैं लेकिन हमने शिक्षा नीति पूरी पढ़ ली है। अब जो है इस कल के वीडियो में जो सूचना एवं संचार क्रांति हुई थी 1985 में वो, और उसके बाद जो है हम आगे देखेंगे। तो कल हम जो है सूचना संचार क्रांति को पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना नहीं भूले। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना नहीं भूले। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहे स्वस्थ रहें।